नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का जीसी कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं हमारा ये चैनल। सबसे पहले मैं श्याम मीणा, गुड मॉर्निंग। स्नेहा स्नेहा जी कह रही जैसे शादी में आ रही हो। ओह बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। शादियों का सीजन खत्म हो गया, चल रहा है। अभी मैं गया था शादी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान में प्रजामंडल प्रजामंडल को मैं पढ़ा रहा था और प्रजामंडल में मैंने आपको जयपुर प्रजामंडल पढ़ा दिया है और एक मैंने आपको बूंदी प्रजामंडल पढ़ा दिया है। तो हम आगे प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल पढ़ चुके हैं, जो कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है, अगर आप देखेंगे तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी सर। और जनता के द्वारा सपोर्ट मिला नहीं था, इसलिए इसका एक प्रकार से पुनर्गठन हुआ था 1936 में। और 1936 में पुनर्गठन जो किया गया था जयपुर प्रजामंडल का, वो किया गया था जमनालाल बजाज के द्वारा। आगे चलकर हीरालाल शास्त्री इस जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं और हीरालाल शास्त्री जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ एक समझौता करते हैं, जिसे कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इस समझौते का विरोध किया जाता है बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा, और बाबा हरिश्चंद्र जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है आजाद मोर्चा। और इसी आजाद मोर्चे के द्वारा जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। तो यहां तक की चर्चा हो चुकी है। आगे चलते हैं। निरंजन, अरे आ गया क्या भाई? गुड मॉर्निंग। चलिए, तो वापस से थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको प्रजामंडल एक बार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि प्रजामंडल आंदोलन नाम है साहब। तो प्रजा का मतलब क्या है? तो बोले है साहब, प्रजा का मतलब है जनता। फिर अगर बात करें मंडल, तो बोले साहब मंडल का मतलब क्या है? तो मंडल का मतलब है संगठन। पूरी अगर बात करें तो जनता का संगठन। बोले जनता का संगठन जो ये बन रहा है, इसे नाम दे दिया गया। बोले साहब आंदोलन, आंदोलन कब करता है आदमी? जब आंदोलन की आदमी की मांगे पूरी नहीं होती। बोले क्या डिमांड थी? तो बोले उद्देश्य क्या था, आंदोलन क्यों किया गया? पहला, उत्तरदायी सरकार। बता चुका हूं मैं आपको। देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए, तथा देशी रियासत की जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हो रही है। दो काम है साहब। बोले ठीक है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, दो काम बताए। अब बोले साहब दो काम है, तो ये भी बता देता हूं कि कौन कौन से प्रजामंडल अपने मूल स्थान पर स्थापित हुए हैं, या कुछ प्रजामंडल अपने मूल स्थान से बाहर हुए हैं। तो ये भी देख लो साहब। एक प्रजामंडल है, बाकी सारे करूंगा मैं डिटेल से। एक प्रजामंडल है जिसका नाम है सिरोही प्रजामंडल। देखो, जहां पर बन रहा है उस जगह का नाम संगठन है। क्यों है? तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए। बोले उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ होगी? तो बोले साहब उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है वो देशी रियासतों में होगी। बोले ठीक है साहब। बोले देशी रियासतों में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है? तो बोले जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाना। बोले कुछ प्रजामंडल जो थे ना, वो अपने स्थान से बाहर स्थापित हुए हैं, जैसे सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, याद रखना, ये हुई है साहब बॉम्बे में। ठीक है। एक आप याद रखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है, ये हुई है कलकत्ता में। ये दो तो ये आपको याद रखने की। फिर जैसलमेर प्रजामंडल, ये याद रखिएगा कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है, ये हुई है साहब जोधपुर में। और एक भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो स्थापित हुई है भरतपुर, रेवाड़ी, हरियाणा।
देखो साहब, सर आपकी क्लास से बहुत रिवीजन हो रहा है। अरे वाह! मुसाफिर मुसाफिर प्रवीण, तो मुसाफिर तो हम हैं साहब। अभी मुसाफिर से शब्द याद आया कि कुछ लोग एक दिन सुन रहा था 5 दिन पहले कि एक व्यक्ति ने एक को कहा कि वो किराएदार था, तो बोले ओ किराएदार ढंग से रहना सीख। तो मैंने जैसे ये बात मुझे पता चली कि यार लोग बाग ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, तो मैंने कहा संसार में हर व्यक्ति किराएदार है। अ, हर लोग, हर व्यक्ति, मैं भी किराएदार हूँ साहब। शरीर किराए का ही तो है, नष्ट हो जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को देर से समझ में आती है। तो ध्यान रखना, 4 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना जो है वो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इनके मूल स्थान से बाहर हुई है। अब आइए प्रजामंडल की स्थापना में हम जयपुर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा और विस्तार से पढ़ाने की सोच रहा हूँ, इसलिए अब मैं कुछ संगठन जो कि राजस्थान सेवा संघ है और 1-2 और है वो बताऊँगा। देखो, एक संगठन है जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो है ना श्रेय, अगर हम बात करें तो वो जाएगा राजस्थान सेवा संघ। इंपॉर्टेंट है साहब, क्योंकि राजनीतिक बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है राजस्थान सेवा संघ। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो जागीरदारों तथा उनकी प्रजा के मध्य परस्पर मैत्री संबंध स्थापित कर। उद्देश्य क्या था? तो जागीरदार प्लस प्रजा, बोले दोनों मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। ये कैसे पॉसिबल था? लेकिन इन्होंने सोचा। और एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी गई जी। ये देखो साहब, तो राजस्थान सेवा संघ जो है, राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो राजस्थान सेवा संघ का मेन उद्देश्य था जागीरदारों और प्रजा में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर ध्यान रखना, महाराष्ट्र के वर्धा नामक, और फिर वर्धा से ऑफिस हमारे आएगा अजमेर में। तो राजस्थान सेवा संघ, मैं राजस्थान सेवा संघ की बात करूं तो आरएसएस लिख रहा हूं, और डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई है। इसके संस्थापकों में अगर हम देखें तो विजय सिंह पथिक तो खैर है ही। विजय सिंह पथिक के अलावा अगर आप बात करें तो अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, फिर जमनालाल बजाज। ये तो 4 मेन आपको पिलर याद रखने हैं। फिर देखिए, विजय सिंह पथिक अध्यक्ष और मंत्री के रूप में अगर आप देखें तो रामनारायण चौधरी। ये दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं साहब। इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा अपने विचारों का प्रचार करने के लिए एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। उसका नाम था राजस्थान केसरी। देखो, केसरी, केसरी जो था ये समाचार पत्र था तिलक का। अच्छा अच्छा, माफी चाहता हूँ साहब, मुसाफिर नहीं है आपका नाम। मैं प्रवीण करके आपको बोलूं, परवीन सॉरी। और मदन गुड मॉर्निंग, हरीश गुड मॉर्निंग। ठीक है जी परवीन जी, धन्यवाद। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, वो हो जाता है जी थोड़ा दूरी पर हो आप। पहले तो क्या होता था, ऑफलाइन की क्लास होती थी तो पास होता था, खड़े होके बोल देते सर मेरा नाम तो ये है। लेकिन अब थोड़ा दूर है, और फिर मेरा क्या है कि जो
स्क्रीन है उसमें पॉइंट छोटे छोटे आ रहे हैं, अखबार से भी कम बिंदु, तो फिर वो पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है और मैं इधर बिजी हो जाता हूँ। तो राम नारायण चौधरी भी इसी से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए, तो देखिए, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। और इसके संपादक की अगर बात करें तो इसके संपादक हुए थे विजय सिंह पथिक, और इसके सहायक संपादक हैं, तो सहायक संपादक की अगर हम बात करें तो वो है राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी शुरू से ही जुड़ गए साहब, किसके साथ? विजय सिंह पथिक के साथ, और ये फिर अपने सीकर में भी किसान आंदोलन करेंगे। अब क्या हुआ 1920 में, अब सुन लीजिए, 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। कहां? अजमेर। ये देखो, तो अजमेर में स्थापित किया गया। तो यहां राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है, ये ध्यान रखना, उसके संपादन का कार्य श्री सत्यदेव विद्या अलंकार, देखो मैं बता रहा हूं, ये महाराष्ट्र में, तो याद रखना भाई, एग्जाम में गड़बड़ नहीं कर सकते। इसको छोटा करता हूं थोड़ा। ये देखो, समझना, राजस्थान सेवा संघ का एक समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। देखो, केसरी था बाल गंगाधर तिलक का, तो विजय सिंह पथिक ने उससे इंस्पायर होकर समाचार पत्र का नाम रख दिया क्या? केसरी। और राजस्थान से संबंधित है तो फिर राजस्थान केसरी। एडिटर, चीफ एडिटर तो हो गए खुद विजय सिंह पथिक। फिर डिप्टी या कहें सहायक संपादक, असिस्टेंट, राम नारायण जी हो गए साहब। अब ये स्थापना हुई थी 1919 में, तो आरएसएस 1920 में आया है अजमेर, और यहां से जब राजस्थान केसरी निकाला गया तो उसके जो संपादक थे वो थे, ध्यान रखिएगा, सत्यदेव, सत्यदेव विद्या अलंकार। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखिए, आगे चलकर इस राजस्थान केसरी का, बिल्कुल बिल्कुल, अल्फाज रहमान, नमस्कार, विजय सिंह, नाम में क्या रखा है? काम पर फोकस करो, नाम तो चेंज हो जाता है। हाँ, ये सही कही है भाई साहब। किसने कही है बात? शकील जी। हिंदुस्तान में जब अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो अंतिम संस्कार के बाद जो शरीर को, पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है, तो कहते हैं कि इस बॉडी को उठाकर चिता पे रखो। नाम तो जब तक है जब तक शरीर में जान है, उसके बाद तो नाम, मतलब मरने के बाद नाम में वो ऐसा थोड़ा कहते हैं। मान लो कि मरने वाले का नाम रामलाल, तो बोले रामलाल जी को उठाकर चिता पर लेटाइए। अब सोचो, ऐसा कह देंगे कि रामलाल जी को चिता पर लेटाइए, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ये तो गलत बात हो गई भाई। इसलिए क्या कहते हैं? बॉडी को, शरीर को, पार्थिव देह को चिता पर लेटाइए, ध्यान रखें। चलो, अब यहां तक आपके बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। मेवाड़ सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण नवीन राजस्थान, जो कि राजस्थान केसरी का ही अगला रूप था, उसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। बाद में नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया, और तरुण राजस्थान जो है ये शोभालाल गुप्त के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये ध्यान रखना, तरुण राजस्थान जो है इसका संपादन शोभा लाल गुप्त के द्वारा किया गया। देखो, एडिटर का नाम याद करके जाना भाई, ठीक है, जिससे कि क्या है, क्लियर रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, साधु सीताराम दास और राम नारायण चौधरी, ये भी याद रख लेना भाई।
साधु सीताराम दास व एक व्यक्ति जिनकी बात हमने अभी करी, राम नारायण चौधरी। इन दोनों ने मिलकर ऊपरमाल में डंको नामक समाचार पत्र निकाला। तो समाचार पत्र का नाम तो समाचार पत्र का नाम है साहब डंको। कहां से निकाला? ऊपरमाल से। बिजोलिया व उसके आसपास का क्षेत्र साधारण भूमि से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होने के कारण एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसे ऊपरमाल कहेंगे। और इस ऊपरमाल में एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम था डंको। बोलो ठीक है साहब। लेकिन ये जो था ना समाचार पत्र हस्तलिखित था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई। यानी कि हाथ से लिखते थे और फिर बांटते थे। प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं साहब। अब आइए बात करते हैं एक संगठन की जिसका नाम है राजपूताना मध्य भारत सभा। हेडिंग डाल लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजपूताना मध्य भारत सभा। बात है 1918 की। देशी रियासतों के कुछ लोग जो थे, बुद्धिजीवी वर्ग जो थे, वो दिल्ली में एक अधिवेशन के दौरान मिलते हैं साहब, जिसमें विजय सिंह पथिक हैं, अर्जुन लाल सेठी हैं, जयपुर के हैं, स्वामी नरसिंह जी हैं, जमनालाल बजाज जी हैं, ठीक है। और इन लोगों के साथ फिर अगर देखें तो ग्वालियर के गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जो उन दिनों कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते हैं। केसरी सिंह बारठ हैं साहब, चांदमल शारदा जी है। ये सब मिलकर एक प्रकार से एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हो रही है दिल्ली में 1918। याद रखना भाई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई है वर्धा में, महाराष्ट्र में 1919 में। और इसकी हुई है 1918 में। तो ये बड़ा होना चाहिए साहब। नाम क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है। अब ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा जो स्थापित हुई है, इसमें अगर हम देखें तो ये भी शामिल है साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर एक अगर हम बात करें तो केसरी सिंह बारठ। ये याद करना है नाम साहब। एक अगर हम बात करें तो चांदमल शारदा। भाई पहले क्या होता था, जितने भी व्यापारी थे ना, व्यापारी वर्ग को क्या है, शुरू से ही ना राजनीति में एक प्रकार से रुचि रही। तो वो समाज सुधारक के रूप में भी जाने गए साहब। तो ऐसी स्थिति में ये सब लोग मिल रहे हैं। तो दिल्ली में एक अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें मिलते हैं साहब। विजय सिंह पथिक हो गए, अर्जुन लाल सेठी हो गए, फिर जमनालाल बजाज हो गए। लोग बाग इसको पढ़ के नहीं जाते। और बताऊं आपको, राजपूताना मध्य भारत सभा से सवाल आता है साहब डायरेक्ट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप सर टॉपिक के एमसीक्यू पीवाईक्यू भी करवाना, क्योंकि जब से आपसे हिस्ट्री पढ़ रही है हिस्ट्री अच्छी लगने लगी। अरे बहुत बढ़िया, करवाएंगे करवाएंगे साहब। 100% का, अभी बहुत मटेरियल है। सुनो मेरी बात, मैटर इतना है वो पीवाईक्यू के चक्कर में छूट रहा था मेरा।
तो पीवाईक्यू कराने से पहले मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको लगे कि यार जीसी कैंपस के हम इस ऐप पर आए, हम अगर मान लो भविष्य में कुछ देखें, कोर्स वोर्स लें, तो लगे तो सही विश्वास वाली बात है। तो आप पढ़ो एक बार। जमनालाल बजाज हो गए साहब। जयपुर के एक स्वामी जी थे, स्वामी नरसिंह। देखो नारगढ़ जयपुर के नाम की शोभा बढ़ा ही रहा है, तो ऐसे याद कर लें साहब, सीधी सी बात। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हो गई। संस्थापक सदस्यों के मैंने आपको नाम बता दिए, और नाम बताएं तो वो आप देख लीजिएगा। इसका पहला अधिवेशन जो है 1918 में हो रहा है, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में होगा। कहां पर? दिल्ली के चांदनी चौक में। तो ये दिल्ली में हो गया, चांदनी चौक में लिख देता हूं, समझ जाएंगे। और लाइब्रेरी थी, उसमें हुआ साहब। पहले बैठक बैठक होती है ना जैसे ऐसे। और इसके जो अध्यक्ष याद रखिएगा, पंडित गिरधर शर्मा थे। इस सभा, अगर मैं बात करूं कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना क्यों हुई है, तो ध्यान रखना, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना के पीछे उद्देश्य है कि देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, और देशी रियासत के जो लोग हैं उनको कांग्रेस का सदस्य बनाना। जमनालाल बजाज जैसे लोग हैं। 1919 में, देखो 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन भी वहीं हो रहा है साहब। ये अपने बात जो है ना, राजपूताना मध्य भारत सभा देशी रियासतों की आवाज भारत के लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से। और 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन जो है अजमेर में हो रहा है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझना कि पंडित गिरधर शर्मा के साथ अगर हम देखें तो जमनालाल बजाज जो है एक प्रकार से बड़े लेवल पर राजस्थान की बातों को रखने का काम कर रहे हैं, ये समझ। तो एक, दो और तीन, तीनों आप याद रखिएगा। तीसरा अधिवेशन अजमेर में, नागपुर में इसका चौथा अधिवेशन रखा गया है, तो जरूरत नहीं है, आप ज्यादा याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जमनालाल बजाज जो है ना, इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो 1921 में कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया था ना, तब हमारे यहाँ राजपूताना में चांदमल शारदा जी थे, गौरी शंकर जी थे, और जमनालाल बजाज भी थे। इन्होंने अंग्रेजों के द्वार के जो वस्त्र हैं, विदेशी वस्त्र, उनका बहिष्कार किया, और जमनालाल बजाज ने तो राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी। ये भी ध्यान रखना। तो राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 दिल्ली, उद्देश्य क्या है? तो देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। दूसरी भाषा में बोलूं कि जो प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य है, वही सेम उद्देश्य जो है, ये एक प्रकार से है किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का। बोर्ड पर लाइट, चलिए। अब सही दिख रहा है? आगे चलते हैं। सबको सही दिख रहा है? लाइट वाइट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बताते रहा करो। अब एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये याद रखना। अखिल भारतीय देशी
राज्य लोक परिषद। देखो साहब, ऑल इंडिया की बात की जा रही है, प्रिंसली स्टेट, ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया के स्तर पर अखिल भारतीय देशी अनुभव की गई भारतीय शासकों का एक संगठन अगर देखें तो द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो सभी देशी रियासत के राजाओं का समूह था। ठीक है। और ये देशी रियासत के राजा जो अपना ये संगठन बनाते थे, या संगठन जो इन्होंने बनाया है, इसे कहा गया है द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है। तो ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है, ये अपनी डिमांड रख रहा है, मांग रख रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के समक्ष। तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय लिया गया कि देशी रियासतों में जो छोटे-छोटे समूह हैं। हाँ, 15 मार्च को क्लास नहीं हुई। और बोलो। ठीक है। तो देशी रियासतों में जो छोटे-छोटे ग्रुप बन रहे थे, उन ग्रुप को हटाने की बात की जा रही है। और अप्रैल 1927 में पुणे में एक बैठक हो रही है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन गुजरात में बुलाया जाएगा 1927 में। ठीक है। लेकिन गुजरात में बाढ़ आ गई, और गुजरात में बाढ़ आने के कारण अखिल भारतीय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं अब तक प्रजामंडल पढ़ा के निकाल देता, बंबई में हुआ। तो जिस प्रकार कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ ना, होना पहले कहां था? पूना में। लेकिन हुआ कहां कांग्रेस का पहला अधिवेशन? बॉम्बे में। ऐसे ही ध्यान रखना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन होना था गुजरात में, लेकिन हुआ कहां? बॉम्बे में। बोले कब की बात है? बोले लो साहब, 17 और 18 दिसंबर 1927। 1927 में क्या हो रहा है, ये याद करने की जरूरत है। देखो, अखिल भारतीय नरेंद्र मंडल कहा जाता है साहब। नरेंद्र मंडल की डिमांड जो थी, उस पर विचार विमर्श करने के लिए बटलर कमेटी आती है। तो मैं नरेंद्र मंडल की बात यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मंडल देशी रियासतों से जुड़ा हुआ है, इतना सा समझ। हुआ क्या कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा होनी थी 10 वर्ष बाद 1929 में। लेकिन इंग्लैंड में बैठी हुई अंग्रेजी हुकूमत ने निर्णय लिया कि 2 वर्ष पहले ही 1927 में एक कमीशन भारत भेज दिया जाए। बोले ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के सरकार को ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा चुनकर नहीं आएंगे, और दूसरी जो सरकार आएगी वो भारत की जनता को कुछ अधिकार दे देगी। तो ऐसी स्थिति में सर जॉन साइमन को भेजा गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 की एक प्रकार से समीक्षा करो और बताओ कि क्या प्रगति रही।
और क्या करना चाहिए। तो साइमन कमीशन, यानी सर जॉन साइमन जो है 2 बार भारत की यात्रा करते हैं, और साइमन कमीशन 1927 में भारत की यात्रा करते हैं। तो भारतीय जो थे ना, वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से विरोध किया। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया, हालांकि पुलिस ने उन पर लाठियों से प्रहार किया, जिससे कि लाला जी घायल हो गए। फिर अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं ने विरोध किया। और हमारे यहां पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन 1927 में हो रहा है, बंबई में हुआ है। और वही उद्देश्य है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है साहब। अगर हम बात करें तो इस अधिवेशन में एक प्रकार से कन्हैयालाल जी, रामदेव जी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, ये सब मौजूद थे। तो ये तरह पहला अधिवेशन, इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 1938 में, मैंने जैसा कि कल बताया है कि 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना के बारे में और अधिवेशन के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली सर। ठीक। अब बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन की। शुरुआत में हमने बात की 1938 में। कल भी मैंने कक्षा में लास्ट, हाँ कल संडे था, देखो भाई, रविवार के दिन कक्षा नहीं होती है। और यदि रविवार के दिन कक्षा होती है तो लमसम ये मान लो कि 7 से 8 घंटे, 6 घंटे कक्षा होगी। तो अभी फिलहाल मैं तो रविवार को कक्षा नहीं ले रहा हूं, तो इसलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अब हम देशी रियासतों में भी आंदोलन करेंगे। बोले मतलब, बोले देशी रियासतों में आंदोलन करेंगे का मतलब यह है कि देशी रियासत भी तो भारत के ही अंग है। अंग्रेज चले जाएंगे तो देशी रियासत तो भारत में ही रहेंगे। और यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना, जोधपुर आते हैं, और जोधपुर में आकर यहाँ के युवाओं को प्रेरित करते हैं, और फिर अलग अलग जगह अगर देखें तो प्रजामंडल बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रजामंडल की, अगले की। पहले तो मैं लिस्ट बना दूं, जिससे कि आपको ध्यान रहे। मैं ऑफलाइन में पढ़ा, आज मुझे ना ऑफलाइन क्लास ऐसा लग रहा है पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो लिस्ट की अगर बात करें तो प्रजामंडल की पहली लिस्ट में मैंने मेरे जयपुर प्रजामंडल का नाम दिया। एक हो गई है, यस करते जाइएगा। देखो, रेगुलर क्लास लो भाई। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं, तो कोशिश करो रेगुलर, क्योंकि ये सोचोगे ना कि बाद में देख लेंगे, तो बाद का काम बाद में ही होता। मेरे साथ मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी समय कर लेता हूँ, तो सब ठीक रहता है। देखो, जयपुर, जयपुर के बाद पढ़ा दिया, बूंदी पढ़ा दिया। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेवाड़। देखो भाई, अब बोले सर याद क्या करना है। देखो, अभी तक तो पूछा जाता है मेवाड़ प्रजामंडल और उसके अध्यक्ष, फिर ये पूछ ले कि अधिवेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट, तो देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल जो है, इसकी स्थापना, ये डेट तक पूछ ली साहब, 24 अप्रैल 1938 को हो रही है। पहली चीज, कब हो रही है? 24 अप्रैल 1938 को। और बलवंत सिंह मेहता, देखो साहब लिखा हुआ है, माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से हो रही है, और बलवंत सिंह मेहता के घर हो रही है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में पहला नाम मैं पहले लिख दूं, माणिक्यलाल वर्मा। इंपॉर्टेंट है साहब।
तो कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को की गई। किसने करी है स्थापना? माणिक्यलाल वर्मा। बोले साहब इनके सहयोगियों के नाम भी बता दो, ये भी पूछ लेता है। बोले सही बात है। बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल कोठारी और रमेश चंद्र व्यास। बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल कोठारी और तीसरा नाम रमेश चंद्र व्यास। तो सिंपल सी बात है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई है। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो की गई है वो कहाँ की गई है? तो बोले साहब बलवंत सिंह मेहता के घर में की गई है। बोले बलवंत सिंह मेहता का घर कहाँ पर है? तो बोले साहब उदयपुर में। बोले उदयपुर में उनके घर का नाम क्या है? तो बोले साहब साहित्य कुटी। ठीक है। अब जिनके घर पर हुई है ना वही अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। संस्थापक कोई और है, अध्यक्ष कोई और है। अध्यक्ष को भी आप कई बार प्रथम सभापति के रूप में, तो इसको सभापति भी कह सकते हैं। एग्जाम में जैसा भी आए करते जाइएगा, गड़बड़ मत करिएगा। मैं एक एक चीज समझा जाऊंगा। हो सकता है क्लास लंबी चले, लेकिन हाँ कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है। अब मेवाड़ प्रजामंडल ने क्या किया? एक प्रकार से जनता के बीच अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू किया। तो आइए, तो मेवाड़ प्रजामंडल जनता के बीच लोकप्रिय होने लग गई। इसका मतलब है लोकप्रियता। समझना। इस समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री होते थे क्योंकि राज्य माना जाता था। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे धर्म नारायण। मेवाड़ के प्रधानमंत्री का क्या नाम था साहब? धर्म नारायण। धर्म नारायण जी ने क्या किया कि साहब 11 अप्रैल 1938 को, 11 अप्रैल 11 अप्रैल नहीं, सॉरी 11 मई। वो मेरे आज क्या फोन बंद करना भूल गया, जो मैसेज और फोन आ रहे। तो 11 मई 1938 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने क्या किया? इस मेवाड़ प्रजामंडल को कहा कि बोले साहब ये अवैध है, अवैध घोषित। और कहा गया वर्मा जी आप शहर छोड़ दो। तो वर्मा जी को मेवाड़ से जाने को कहा। ठीक है साहब। पहुंचे ये पहुंचे साहब वर्धा। वर्धा गए, गांधी जी से मिले, गांधी जी से सलाह ली इन्होंने। और गांधी जी से सलाह लेने के बाद माणिक्यलाल वर्मा जो है वो वापस लौटे। और वर्धा में गांधी जी से मुलाकात। इसके बाद अजमेर आए। वर्मा जी की बात हो रही है, माणिक्यलाल वर्मा, ध्यान रखना। मेवाड़ से आउट, निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो पहुंचे हैं वर्धा। ठीक है। और अजमेर को अपनी वर्मा जी ने कर्मस्थली बना ली साहब। फिर यहीं पर रहते हुए माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक बुक लिखी गई। और उस बुक का नाम है
मेवाड़ का मेवाड़ का वर्तमान शासक। इसमें मेवाड़ सरकार के कटु आलोचना की गई। तो वर्मा जी कहाँ हैं? तो बोले साहब वर्मा जी एक प्रकार से ये प्रकार वर्मा जी निकले मेवाड़ से वर्धा, वर्धा के बाद अजमेर। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है भूरेलाल बयां। मेवाड़ प्रजामंडल में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है भूरेलाल बयां। क्या नाम है? भूरेलाल बयां। अब मेवाड़ की सरकार ने बैन कर दिया, तो ऐसे में मेवाड़ प्रजामंडल के एक सदस्य थे जिनका नाम था भूरेलाल बयां। और भूरेलाल बयां जो है ये दिल्ली जाते हैं साहब। बोले दिल्ली क्यों जाते हैं? बोले गांधी जी से बातचीत करने। ठीक है साहब। तो गांधी जी ने इनको कहा कि यार क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, आप तो एक काम करो, विजयदशमी आ रही है, विजयदशमी के दिन मेवाड़ में सत्याग्रह करो। तो दोनों के बीच बातचीत हो रही है और इस बातचीत में सत्याग्रह मेवाड़ में विजयदशमी के दिन करने का निर्णय ले लिया गया सर। यानी कि विजयदशमी कब थी? 4 अक्टूबर को सर। तो गांधी जी ने कहा जाओ। ठीक। अब भूरेलाल बयां गांधी जी से मिलकर वापस आ रहे हैं। वापस आए भूरेलाल बयां। तो भूरेलाल बयां को उदयपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। पहुंचे साहब उदयपुर। यहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको सराड़ा के किले में कैद कर दिया गया। किसको? भूरेलाल बयां को। और सराड़ा को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। काला पानी का मतलब ऐसा नहीं कि पानी काला हो गया। पढ़ाऊंगा मैं आपको वीर डी सावरकर के बारे में कि उन्हें 2 बार काले पानी की सजा दी गई थी, क्या कहानी थी क्या नहीं। काले पानी का मतलब है कि सजा के दौरान आपको एक ऐसी कोठरी में बंद कर देना जो बहुत ज्यादा छोटी है, जिसमें ना सूर्य का प्रकाश है, और आपको वहीं पड़े ही रहना है जिस हालत में आप हैं उसी हालत। धन्यवाद धन्यवाद। वर्मा अजमेर गए। बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद सभी को जिन जिनको समझ में आ रहा है। तो सराड़ा के किले में कैद कर दिया, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं साहब। अब साहब दशहरे के दिन तो काम शुरू करना ही करना है। तो देखो साहब, इधर ये भूरे लाल बयां तो गिरफ्तार हो गए। अब भूरे लाल बयां तो गिरफ्तार हो गए, तो एक व्यक्ति बचे जिन्होंने निर्णय लिया कि बोले हम तो करेंगे। तो अगर सवाल पूछे कि क्या इस दिन व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ या सत्याग्रह हुआ, तो कहेंगे हाँ। और मेवाड़ के पहले सत्याग्रही जो थे, पहले सत्याग्रही जो थे वो थे रमेश चंद्र व्यास। ध्यान रखना भाई नाम, रमेश चंद्र व्यास पहले सत्याग्रही थे। 250 लोगों ने इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था।
भूरेलाल बयां जो सब कुछ करने वाले थे वो तो जेल में है। कौन से जेल में है? सरड़। फिर श्रीमती स्नेहलता, अब इसके सदस्य कह लें। ये वर्मा जी की पुत्री थी साहब। ठीक है। और मैं बताऊं, ये जो सत्याग्रह हुआ है 4 अक्टूबर को, अगर आपसे पूछे कि ये सत्याग्रह सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहाँ हुआ या सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिला, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इस सत्याग्रह का देखने को मिला है नाथ द्वारा। ये भी प्रश्न बनता है। नाथ द्वारा, राजसमंद में है। नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण और द्वारा यानी उनका स्थान, टेम्पल। यहां पर क्या हुआ, नरेंद्र पाल और नारायण दास को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वजह से थोड़ा सा मामला ज्यादा हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, भूरेलाल बयां। तो ये क्लास आप पूरी हो नहीं पाएगी, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, आगे यहीं से हम कल शुरू करेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल से थोड़ा बड़ा है और थोड़ा विस्तार से ये समझेंगे। आज हमने पढ़ा राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, फिर जो ऐसे प्रजामंडल जो अपने मूल स्थान से बाहर स्थापित हुए। और अगर हम देखें तो हाँ, मैं दृष्टि आईएएस में पहले इंटरव्यू पैनल में भी था और मैं दृष्टि में भी पढ़ा चुका हूँ। और दृष्टि के साथ साथ मैंने एलन को भी अपनी सेवाएं दी है। और एलन के साथ साथ मैंने पहले उत्कर्ष में भी अपनी सेवाएं दी है। तो ये तो चलता है, आप पढ़ते जाइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।